हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे खूबसूरत से चैनल आरटी एकेडमी पर। नहीं किया है शेयर तो शेयर करो और साथ ही साथ सब्सक्राइब करो ताकि साल भर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के 11th और 12th क्लास के शानदार वीडियो लेक्चर्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स मिलते रहें। इन शानदार वीडियोस से आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, जो कॉन्सेप्ट्स खराब हैं उनको ठीक कर लीजिए, जो नहीं है उन्हें नया बिल्ड कर लीजिए। फिलहाल मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, क्लास 11 की फिजिक्स हम कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है वेक्टर्स और वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट आज का एजेंडा है और इसके बाद हमारी कहानी खत्म हो जाएगी और इसके बाद इनके एप्लीकेशंस और प्रॉब्लम्स हम करेंगे एक दो लेक्चर और डिटेल में करेंगे, अच्छी प्रॉब्लम सिखाएंगे आपको। फिलहाल क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि जब हम पढ़ रहे थे कि वेक्टर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कुछ चीजें होती हैं, तो जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो दो तरह से हो सकते हैं। वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो और हमें स्केलर रिजल्ट मिले तो हम कहते थे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो और वेक्टर ही रिजल्ट मिले तो हम कहते थे कि क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो आज का एजेंडा क्रॉस प्रोडक्ट का है। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी वो समझते हैं। आइए देखिए, सबसे पहली चीज, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है a इस तरह से जैसे ये बना हुआ है, लेट्स राइट इट एज a वेक्टर। इसके बाद कोई एक वेक्टर है जैसे ये b और हम कहते हैं कि ये आदमी b वेक्टर। अब अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो हमने लास्ट लेक्चर में बात सीखी हुई थी कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमेशा पूरे वेक्टर का नहीं होता है। एक कंप्लीट वेक्टर लेते हैं और दूसरे का कंपोनेंट लेते हैं। दो ही कंपोनेंट बनाने हैं। पहला कंपोनेंट बनाना है परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर और दूसरा कंपोनेंट बनाना है पैरेलल टू द ए वेक्टर। एक कंपोनेंट पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। अगर मैं a और b के बीच एंगल थीटा कंसीडर करूं तो आपको दिखाई देना चाहिए कि ये यहां तक जो मैं वेक्टर बना पाया, ये रिजल्ट, ये कंपोनेंट ये कहलाएगा b का cos थीटा यानी कि पैरेलल कंपोनेंट। और अगर आप इसे देखेंगे ये परपेंडिकुलर फॉर्म है तो ये बनेगा बेटा आपका b sin थीटा। क्लियर है मेरी बात? अब अगर कोई आपसे कहे कि मुझे a क्रॉस b चाहिए था, मैं अभी मॉड वैल्यूज की बात कर रहा हूं, मतलब मैग्नीट्यूड की बातें करूंगा, डायरेक्शन की चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल a का मॉड b का मॉड इनटू sin थीटा बिटवीन देम। यानी अल्टीमेटली हमने किया क्या कि दो वेक्टर्स लिए और उन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराया और उनसे वेक्टर क्वांटिटी आउटपुट में ले आए। कैसे मल्टीप्लाई कराया? एक a वेक्टर पूरा का पूरा लिया एंड यू सी कि जो b वेक्टर हमने लिया है वो कंप्लीट b वेक्टर नहीं है, वो b वेक्टर का कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है? वो कंपोनेंट है जो a के हमेशा परपेंडिकुलर है। बहुत अच्छी बात। ये जो चीज निकल के आई मैंने मैग्नीट्यूड्स में लिख दी, इस वजह से मैंने डायरेक्शन नहीं लिखी। अब मुझे डायरेक्शन को लिखना जरूर पड़ेगा। फिलहाल कोई बच्चा कहे कि सर a क्रॉस b नहीं, b क्रॉस a करके दिखाओ, तो चलो b क्रॉस a करके दिखा देते हैं। मान लीजिए आपके पास वही a वेक्टर यहां रखा हुआ है और वही b वेक्टर यहां रखा हुआ है ऐसे, और उसके बाद कहा जा रहा है कि a क्रॉस b नहीं, b क्रॉस a करके दिखाओ। यानी इस बार जो कंपोनेंट हैं वो b के नहीं a के बनाओ। तो हमने a से परपेंडिकुलर डाला कहां बेटा? b पर। a से परपेंडिकुलर अगर डाला गया b पर तो आपको दिखाई दिया कि एक वेक्टर तो यहां तक आएगा, यानी एक का कंपोनेंट b की तरफ एक ये बनेगा। गाढ़ा गाढ़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। और दूसरा कंपोनेंट अगर आप देखेंगे तो वो इस डॉटेड लाइन के पैरेलल यहां पर बनेगा। एंड यू सी ये अलोंग कंपोनेंट है तो ये cos थीटा कंपोनेंट है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो ये sin थीटा कंपोनेंट है। एंड इफ यू से कि b क्रॉस a की चर्चा कर रहे हैं, मैं मॉड वैल्यूज ले रहा हूं, डायरेक्शन की चर्चा नहीं कर रहा हूं, विशेष ध्यान रखिएगा, तो हम इसको लिखेंगे b into a into sin थीटा। एंड यू क्लियरली सी कि चाहे a क्रॉस b करो और चाहे b क्रॉस a करो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट का अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि if I cross like this and if I cross A and B like this, मैं कैसे भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं, मुझे ये बात नजर जरूर आती है कि इनके मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर होंगे। ये वेक्टर्स आपस में बराबर होंगे मुझे गारंटी नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड्स आपस में जरूर बराबर होंगे। तो मैग्नीट्यूड्स पर चर्चा जरूर करनी है, इस पर ध्यान जरूर देना है। मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, वेरी गुड।
आगे चलें, आगे देखें क्या डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। चलिए डायरेक्शन निकालते हैं। आइए डायरेक्शन के लिए बोली जा रही है बात कि इफ अ वेक्टर इज लाइक दिस एंड अनदर वेक्टर इज लाइक दिस, ठीक है ना, इसे आप x एक्सिस में बोल दीजिए, इसे आप y एक्सिस में बोल दीजिए, इनके बीच में जो एंगल है उसे आप थीटा बोल दीजिए, और आप कह रहे होंगे कि ये वेक्टर जो है वो a है, या नीचे वाले को a मान लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा फिलहाल के लिए, और इसे कह दीजिए कि ये b है। तो जो a क्रॉस b आने वाला है वो बेसिकली a b sin थीटा होगा। और हम लास्ट लेक्चर में ये बात सीख चुके हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाला रिजल्ट अपने आप में वेक्टर होता है, यानी इफ a क्रॉस b इज नथिंग बट c, तो ये c अपने आप में वेक्टर होगा, ये अपने आप में वेक्टर होगा, और वेक्टर होगा तो इसके अंदर अपनी एक डायरेक्शन और अपना मैग्नीट्यूड जरूर होगा। अब ये आपके पास बना हुआ है a b sin थीटा, इसे वेक्टर बनाने के लिए क्या करें, वेक्टर बनाने के लिए एक यूनिट वेक्टर का इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर दें, और यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करने से आप जो कुछ बना के लाए इसे आपने वेक्टर नोटेशन में लिख लिया, और लिखते ही आपको पता चला कि अब जो c वेक्टर है व्हिच इज नथिंग बट a क्रॉस b, ये आ गया। अब ये जो यूनिट वेक्टर है बेटा, इस यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी थंब रूल से। किससे निकलेगी, थंब रूल से। अब जो थंब रूल है वो क्या है समझिए, थंब रूल ये है कि अगर जो पहले लिखा है उसकी डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को फैलाइए, ए इधर बाहर आ रहा है तो अपने राइट हैंड को ए की तरफ फैलाइए, जो बाद में लिखा है उसकी तरफ अपनी उंगलियों को मोड़ लीजिए, बी अंदर की तरफ जा रहा है बी की तरफ मोड़ लीजिए, तो थंब है वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन दिखाएगा। ए की तरफ हाथ को फैलाइए, बी अंदर जा रहा है उसको मोड़िए, तो थंब क्या दिखाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। यानी कि अगर मैं गौर से देखूं तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है सी वेक्टर वो ऐसे ऊपर आ रहा होगा, ये सी वेक्टर है। क्लियर है मेरी बात? हाँ। और इसमें खास बात एक और है कि जो एन कैप है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो एन वेक्टर है, एन कैप है, ये एन कैप का जो डायरेक्शन है वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ इस प्रकार की बात हो रही है कि ये जो प्लेन बना हुआ है, ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम कहते हैं कि ए और बी का प्लेन है, ए और बी से मिलकर बनने वाली सरफेस जो है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर, अगर इस जमीन पर ए बाहर की तरफ और बी अंदर की तरफ है, ए बाहर की तरफ ऐसे और बी बोर्ड में अंदर की तरफ है, तो सी इनके परपेंडिकुलर, जो जमीन इनसे मिलकर बन रही है, ए और बी से मिलकर जो जमीन बन रही है, सरफेस बन रही है, उसके परपेंडिकुलर सी वेक्टर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर आता है इस तरह से। अब इसकी जगह पर क्या किया जाए, लेट्स टॉक अबाउट बी क्रॉस ए। तो हम कहते हैं बी क्रॉस ए क्या होगा, तो बी क्रॉस ए कहता है कि सर हम अभी भी ए बी साइन थीटा ही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब पहले कौन लिखा है, बी, और बाद में कौन लिखा है, ए, तो हमें हाथ कहां फैलाना है, बी की तरफ, और मुड़ना कहां है, ए की तरफ। सर उंगलियां टूट जाएंगी तो उल्टा कर लो, और उल्टा करके जब इसे घुमाओगे तो बी की तरफ हाथ फैलाया, ए की तरफ मोड़ा, थंब कहां आएगा, नीचे। तो आप देखें इसी पूरी कहानी में अगर ऐसे बना हुआ था ए और बोर्ड में अंदर की तरफ जा रहा था बेटा बी, तो ये एंगल इन दोनों के बीच था थीटा, तो आपको मालूम चला कि जो बी क्रॉस ए प्रोडक्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, यानी बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है, यानी ये एन कैप नहीं माइनस एन कैप है। अच्छा, कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ए बाहर था बी अंदर था, तो ए क्रॉस बी ऊपर आया। अब देखो बी क्रॉस ए कैसे करेंगे, बी अंदर है ए बाहर है, नहीं मुड़े उंगलियां तो हाथ को ठीक उल्टा कर लीजिए, बी अंदर ए बाहर, थंब आया नीचे, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। पर अगर आप मैग्नीट्यूड पोर्शन पे ध्यान दें तो मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं और आप बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड तो सर बिल्कुल बराबर होंगे, बट जो डायरेक्शन होगी वो जस्ट ऑपोजिट होगी। तो a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a क्रॉस b इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ b क्रॉस a। डायरेक्शंस जस्ट ऑपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं। इस तरह से हम वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शंस देखा करते हैं। इंपॉर्टेंट है इसे देखना, बहुत ज्यादा जरूरी है।
अच्छा सा, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। थीटा अगर दिया हो, ए और बी तो हम निकालना सीख ही चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट आ ही जाएगा। और थंब रूल, इसको मैक्सवेल्स रूल बोलते हैं, स्क्रू रूल बोलते हैं कि ए की तरफ उंगलियों को फैलाएं, बी की तरफ मोड़े और थंब बताएगा सी की डायरेक्शन। ये आपको फॉलो करना है, इंपॉर्टेंटली दिमाग में बसाकर रखना है। रखिएगा साहब, ये अभी मैंने बताया डायरेक्शन इज फाउंड बाय थंब रूल। अब थंब रूल को दोबारा देख लीजिए। अगर आपके पास एक ए वेक्टर ऐसे है और आपके पास पी वेक्टर ऐसे है और आपको चाहिए सी वेक्टर, सी वेक्टर की जगह पर हम लिख रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ध्यान रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पहले लिखा है या बी पहले लिखा है, क्योंकि ए अगर पहले लिखा है तो हम उंगलियां ए की तरफ फैलाएंगे, बी की तरफ मोड़ेंगे। अगर बी पहले लिखा है तो उंगलियां बी की तरफ फैलाएंगे, ए की तरफ मोड़ेंगे। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा गौर से देखो, मैंने आपसे क्या पूछ रखा है, मैंने आपसे पूछ रखा है कि C इक्वल टू A क्रॉस B है, यानी A की तरफ उंगलियां फैलानी है, B की तरफ मोड़नी। सर उंगलियां नीचे नहीं मुड़ रही हैं, तो हाथ को घुमा लीजिए और ऐसे मोड़िए। क्या B की तरफ मुड़ गई? तो जवाब है हाँ मुड़ गई। मुड़ गई तो थंब कहां गया? बोर्ड के अंदर, स्क्रीन के अंदर, यानी कि जो C वेक्टर है वो बोर्ड में अंदर की तरफ क्रॉस से दिखाया जाएगा। इसी तरह आप और प्रैक्टिस कर लीजिए। मान लीजिए कि A वेक्टर यहां बना हुआ है और B वेक्टर फिर से नीचे बना हुआ है। अब बताइए C वेक्टर कहां है? तो आप कहेंगे पहले कौन लिखा है? हम कहेंगे A लिखा है। बाद में कौन है? B। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, जो पहले लिखा है उसकी तरफ उंगलियों को फैला लीजिए और क्योंकि B बाद में है, नीचे है, उंगलियों को नीचे मोड़ लीजिए। थंब कहां है बेटा? स्क्रीन के बाहर, यानी स्क्रीन के बाहर हमारा C वेक्टर है। अच्छी बात। एक और करा दीजिए, एक और कर लीजिए। मान लीजिए कि A वेक्टर मेरे बच्चे बाहर है और B वेक्टर खुद अंदर की तरफ है, तो बताओ C कहां आएगा? तो हम कहेंगे पहले कौन लिखा है? तुम कहोगे A लिखा है, तो हमने कहा A की तरफ उंगलियां फैलाएंगे। अब B कहां है? तुम कहोगे B अंदर जा रहा है, क्रॉस से दिखाया गया है। अंदर तो सर उंगलियां नहीं मुड़ रही, जब उंगलियां ना मुड़े तो हाथ को उल्टा कर लीजिए। अब A की तरफ उंगलियां फैल चुकी हैं, B की तरफ अंदर मुड़ चुकी हैं, थंब कहां आ रहा है? नीचे, और थंब आया नीचे, तो ये आ रहा C वेक्टर। जिस तरह से डिजाइन बना हो, पहले वाले की तरफ उंगलियां फैलाइए, बाद वाले की तरफ मोड़िए और बार-बार ऐसा करते रहेंगे तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शंस आसानी से मिलती रहेंगी। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दिस क्रॉस प्रोडक्ट। और इससे पहले हमने आपको उसका मैग्नीट्यूड तो लिखना सिखाई दिया है। इसको हम लोग राइट हैंड रूल बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, मैक्सवेल्स स्क्रू रूल बोलते हैं, जो बोलते हैं ठीक है। ये सारे के सारे आगे चल के पढ़ने वाले लॉस का बेस है। अच्छी बात। आगे क्रॉस प्रोडक्ट करी कैसे जाती है, तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास I क्रॉस I करना है आपको, I क्रॉस I। इसका मतलब क्या होगा? 1 इंटू 1 इंटू साइन 0, तो ये 0। ये क्या किया आपने? आपको याद होगा A क्रॉस B का क्या मतलब है? A क्रॉस B का मतलब है A का मॉड, B का मॉड और उसके बाद साइन थीटा, यही तो है। I क्रॉस I करने का मतलब क्या हुआ? I और I के बीच एंगल कितना? 0। तो हम कहेंगे अच्छा J क्रॉस J कर ले बेटा, कितना आएगा? तो J क्रॉस J भी आएगा 1 साइन 0 दैट इक्वल टू 0। इसी प्रकार से बेटा K क्रॉस K कर लेगा तो कितना आएगा? आएगा अगेन 0। यानी डॉट प्रोडक्ट I I J J K K का मिलता था, क्रॉस प्रोडक्ट I I J J K K का नहीं मिलेगा, इनका 0 आएगा। अब क्या करें? आइए देखें। I क्रॉस J करें, J क्रॉस K करें, K क्रॉस I करें। मैं आपको बताता हूं कि ये 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 लिखना चाहिए, तो शायद इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसी प्रकार से J क्रॉस K करें तो 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 अगेन लिखना चाहिए, तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। अब यहां भी 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 ही लिखेंगे, तो यहां भी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 1 ही आएगी। ये वैल्यू भी 1 ही है, कुछ और नहीं। अच्छा, लेकिन सर I क्रॉस J करते थे तो क्रॉस करने से वेक्टर मिलता था, वेक्टर कैसे मिलेगा मुझे बताइए? तो इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है। आप यहां पे लिखिए I, यहां लिखिए J और यहां लिखिए K और क्लॉकवाइज घूम जाइए। अब I क्रॉस J K बन जाएगा, J क्रॉस K I बन जाएगा, K क्रॉस I J बन जाएगा। बहुत बढ़िया, ये पॉजिटिव साइकिल है। I क्रॉस J K, J क्रॉस K नेक्स्ट वाला I, K क्रॉस I नेक्स्ट वाला J, मतलब क्लॉकवाइज साइकिल चलते जाएं। इसका उल्टा भी कर लें, I J K। I से K का क्रॉस करें तो J मिलेगा,
k से j का क्रॉस करें तो i मिलेगा, j से k का क्रॉस करें तो k मिलेगा, j से i का क्रॉस करें। लेकिन ये नेगेटिव साइकिल है, मैं बताता हूं कैसे। जैसे लिखा हो i क्रॉस j तो आपको मिलेगा यहां पर प्लस k। i से j का मल्टीप्लाई किया तो कॉमन सेंस है कि आना तो 1 ही है, डायरेक्शन कौन सी होगी, k की। इसी प्रकार से j क्रॉस k कर लीजिए तो कौन सा आना है, j क्रॉस k क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो i कैप आएगा पॉजिटिव। इसी प्रकार से k क्रॉस i कर लीजिए तो k क्रॉस i क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं तो प्लस का क्या आएगा बेटा, j। बहुत अच्छी बात। अब यहां आइए एंटी क्लॉकवाइज है, गौर से देखिए, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। बढ़िया। i क्रॉस k करिए या j क्रॉस i करिए। चलिए पहले j क्रॉस i। जब आप j क्रॉस i कर रहे हैं तो शायद आप एंटी क्लॉक जा रहे हैं। एंटी क्लॉक जाने का मतलब साइकिल कैसी, नेगेटिव, और नेगेटिव का आखिरी वाला टर्म कौन है, k, बचा हुआ टर्म लिख देंगे। इसी प्रकार से बेटा आप अगर k क्रॉस j करें तो k क्रॉस j, आप देख रहे हैं कि k क्रॉस j करने में आप एंटी क्लॉकवाइज साइकिल चल रहे हैं तो आंसर कैसा, नेगेटिव, और k j के बाद बचा क्या बेटे, i। इसी प्रकार से आप अगर लिखें k क्रॉस i, i क्रॉस k क्रॉस i नहीं, i क्रॉस k, इस तरह से लिखें i क्रॉस k, उल्टा लिखते हैं। और जब आप इसमें i क्रॉस k करेंगे तो अगेन आपको दिख रहा है कि रिवर्स साइकिल चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल चल रही है, नेगेटिव है। i के मल्टीप्लाई हो चुका है, जो नेक्स्ट है वो हमारा आंसर है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया i क्रॉस j क्या होता है, j क्रॉस k क्या होता है, k क्रॉस i क्या होता है, i क्रॉस k क्या होता है, k क्रॉस j क्या होता है, j क्रॉस i क्या होता है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में ध्यान रखें कि अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो आंसर पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो आंसर नेगेटिव है। i j का k, j k का i और k i का अगेन j, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं। आंसर था डिटरमिनेंट फॉर्म बनाना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके आगे नहीं बोलना था। डिटरमिनेंट फॉर्म कैसे बनाएं सुनिए, देखिए गौर से। अगर कोई a वेक्टर लिखा हुआ है मेरे बच्चे, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। इसी प्रकार से बच्चे आपके सामने लिखा हुआ है b वेक्टर व्हिच इज bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, ये लिखा हुआ है। और आपसे कहा जा रहा है कि आपको करना है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, करके बताइए क्या होगा। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आपने डिटरमिनेंट वाला पार्ट पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आरटी एकेडमी पे वीडियोस हैं, देख डालिए, आराम से आ जाएगा। मैट्रिक्स भी पढ़ा है, डिटरमिनेंट भी पढ़ा है, तो कुछ मत करिए, एक बढ़िया सा डिटरमिनेंट बनाइए। डिटरमिनेंट में लिखिए बेटा i कैप, फिर लिखिए j कैप, फिर लिखिए k कैप, और उसके बाद पहले कौन है, a, तो जो पहले है उसके कंपोनेंट्स को ऊपर लिखिए। आप देख रहे होंगे कि मैंने i के नीचे x वाला कंपोनेंट, j के नीचे y वाला कंपोनेंट, k के नीचे z वाला कंपोनेंट लिखा। इसी प्रकार से अगर आप b को देखें तो b है bx, by एंड bz। इंपॉर्टेंट है कि जो पहले लिखा है उसे ऊपर ही लिखना है, जो बाद में लिखा है उसे नीचे ही लिखना है, अन्यथा मामला नहीं जमेगा। ठीक है मेरी बात? अच्छा साहब, क्या किया जाए, अब इसको एक्सपैंड कर दीजिए। एक्सपैंड करते हैं, ये किया क्यों, किया कुछ नहीं, बस ऐसा समझो कि जब तुम इन्हें क्रॉस करते हो तो वही रिजल्ट आता है जो इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करने से आता है। हाउ डू वी सॉल्व दिस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, तो जब भी कभी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वेक्टर्स का तो दिमाग में ये बात बैठाएंगे कि जो दो वेक्टर्स को हमें क्रॉस करना है उनको i j k कैप के फॉर्मेट में लिखते हैं, और i j k कैप के फॉर्मेट में लिखने के बाद उन्हें इस तरह से ले आए, डिटरमिनेंट फॉर्म में सेट कर ले। जो लिखा हो पहले उसे ऊपर, जो लिखा है बाद में वो नीचे। इसके बाद इसे एक्सपैंड कर दीजिए। एक्सपैंड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप i कैप लगाएं, यहां ब्रैकेट लगाइए, फिर आप यहां माइनस लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, j कैप लिखें, फिर आप यहां प्लस लगाइए, ब्रैकेट लगाइए और k कैप लिखिए। गौर से देखिए, मैंने जानबूझकर j के सामने माइनस लगाया है, ये इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं। तीर ऐसे चलाए जाएंगे, ये तीर क्या है समझाते हैं। यहां जो क्वांटिटी होगी और यहां जो क्वांटिटी होगी उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर हम माइनस साइन लगाएंगे, यहां जो क्वांटिटी होगी यहां जो क्वांटिटी होगी उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये तीर 1 है और ये तीर 2 है, इन तीरों के सीक्वेंस को बदलना नहीं है। देखिए कैसे, अगर आप i कैप के अबाउट एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप i कैप को छुपा लें। जब आप i कैप के कंपोनेंट्स को छुपा लेंगे तो बचेगा कौन, ये ay और bz। तो बेसिकली ये ऐसे और ऐसे तीर चल निकला, पहले ay bz का मल्टीप्लिकेशन माइनस by az का मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए तीर ऐसे ही चला, हमने लिखा ay
फिर BZ माइनस BY AZ। ठीक, अच्छी बात। अब क्या करें सर? अब कुछ नहीं, J के अबाउट एक्सपैंड करना है तो J के अबाउट एक्सपैंड कर लीजिए, J वालों को छुपा लीजिए, तीर अब की बार ऐसे चलाइए, ठीक है ना, AX BZ BX AZ। टाटा, देखिए ऊपर से क्या करना है, A का X वाला कंपोनेंट B का Z वाला कंपोनेंट माइनस B का X वाला कंपोनेंट A का Z वाला कंपोनेंट। अब इसी तरह अगर K के कंपोनेंट को एक्सपैंड करना है तो K वालों को छुपा लीजिए और तीर कुछ इस प्रकार से चलाइए, टैन टैन, ये पहला और ये दूसरा। तो पहले वाले से AX और फिर ये BY माइनस देखें BX और ऊपर कौन है बेटा, AY, और बस काम खत्म। ये आपके पास आ गया सुंदर अच्छा प्यारा क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट। ये क्या है? ये रिजल्ट है। ये इतना बड़ा लिखा रहेगा? अरे मान लो 2 3 4 5 लिखे होते नंबर्स, तो नंबर सॉल्व होकर कोई नंबर बन जाता, ये भी कोई नंबर बन जाता, ये भी कोई नंबर बन जाता, तो मेरे पास आंसर आता कुछ x टर्म xi कैप प्लस yj कैप प्लस z इस प्रकार का कोई एक रिजल्ट आता। और क्योंकि मेरे पास i कैप j कैप k कैप i कैप j कैप k कैप के फॉर्मेट का आंसर आ रहा है, इसलिए हम इंश्योर्ड हैं कि ये जो फॉर्मेट है ये वेक्टर का ही रिजल्ट दे रहा है। दिस इज हाउ वी डू क्रॉस प्रोडक्ट। आप चाहें तो इस क्रॉस की कहानी में एक एग्जांपल और पेश कर सकते हैं, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में हमने लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसी तरह हम लिखें b वेक्टर में 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। और फिर आपसे पूछा जाए कि भैया a क्रॉस b करके बताइए, तो जब आपसे कोई कहे कि a क्रॉस b करके बताओ तो तुम तुरंत कहोगे कि भैया a क्रॉस b करने से पहले हमें एक काम आता है, और वो काम है कि हम डिटरमिनेंट बना लेते हैं। और जब हम डिटरमिनेंट बना लेते हैं तो फिर तो वेक्टर को सॉल्व करना आता ही है। पहले कौन है? a, तो हम पहले लिखेंगे i कैप, फिर लिखेंगे j कैप, फिर लिखेंगे k कैप। पहले कौन? a, तो a के कंपोनेंट्स 2 3 और 4। फिर बाद में कौन है? b, b के कंपोनेंट 3 4 और 2। यहां रहा हमारा i कैप, ब्रैकेट बंद, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, j कैप लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, k कैप लिखेंगे। बहुत बढ़िया, खूबसूरत, मजा आया। i वालों को छुपाएंगे, तीर ऐसे और ऐसे चलाएंगे, तो आप देखें 3 2 6 माइनस 4 4 16। फिर j वालों को छुपाएंगे, 2 2 4 माइनस 3 4 12। फिर k वालों को छुपाएंगे, 4 2 8 माइनस 3 3 9। और आप देखें ये आया माइनस 10 i कैप माइनस, ये देखें 4 में से 12 जाएगा तो शायद माइनस 8 बचेगा, तो वो प्लस हो गया। यहाँ देखें 8 में से 1 9 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस 1 k कैप। एंड दिस इज नथिंग बट योर प्यारा सुंदर अच्छा सा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b। इतना आसान होता है क्रॉस प्रोडक्ट, कितना सरल है, कितना सुजीला है, आसान है। और ये डिटरमिनेंट फॉर्म बनानी आपको आनी चाहिए। मैंने आपको बहुत स्केलेटन लेवल पे पढ़ाया है, अभी से कोर पे गए नहीं। कोर पे तो तभी जाएंगे ना जब उसकी प्रॉब्लम्स करेंगे। मैंने आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं कराई है, बस बेसिक बेसिक फंडामेंटल बातें बताई हैं कि हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला। अब हमने अपने कॉन्सेप्ट्स बोर्ड्स में पूछे जाने वाले कंप्लीट कर लिए हैं, जेईई की तरफ नहीं गए हम, बोर्ड्स की तरफ। और अब इन बोर्ड्स के कॉन्सेप्ट से जो एप्लीकेशन होंगी, जो प्रॉब्लम्स बनेंगी, उनका डिस्कशन करेंगे आगे के 2 खूबसूरत लेक्चर्स में। थोड़े लेक्चर बड़े होंगे इनसे, लेकिन जो 2 लेक्चर्स होंगे वेक्टर्स के, उनमें खूब सारी प्रॉब्लम्स हम करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हमारा प्रॉमिस कंप्लीट होता है कि हम आपको वेक्टर्स की सारी के सारे कॉन्सेप्ट्स कराएंगे। और अब प्रॉब्लम का सेशन जो होगा वो अगला होगा। जब प्रॉब्लम सेशन कंप्लीट होगा तो प्रॉब्लम का भी प्रॉमिस कंप्लीट हो जाएगा। 2 लेक्चर तक और वेट करिए ताकि हम आपको वेक्टर्स की सारी प्रॉब्लम करा पाएं। फिलहाल थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, आप हमें देख रहे हैं आरटी एकेडमी पर। नहीं किया है सब्सक्राइब तो भैया सब्सक्राइब कर लो तुरंत, और शेयर भी कर दो ताकि सबको वीडियो मिले। अच्छे वीडियो हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के, पूरे साल आपको मिलेंगे यहीं इसे खूबसूरत चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलेंगे प्रॉब्लम्स के साथ।